अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो बातें आपसे शेयर करने जा रही हूँ और जिस टॉपिक पे वीडियो अपलोड की जा रही है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस हवाले से बात करूँगी आपसे। लेकिन सबसे पहले आपको वेलकम कहती हूँ अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे। आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, टाइम टू टाइम, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। माय डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आज बात करें हम जिस टॉपिक पे, तो उसका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह सर्दी से भी है। आप देख सकते हैं चूँकि सर्दी का मौसम है और इसमें टाइम टू टाइम आप एडवाइजेज़ सुन रहे होते हैं मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स की, हुक्मा की, और इसी तरह बहुत सारे जो लोग हैं आप उनको सुनते हैं कि शहद का इस्तेमाल इस मौसम में बहुत ही बेहतरीन होता है और डेफ़िनेटली ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस और बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन इसके बावजूद इसके हवाले से एहतियात बहुत ही लाज़िम है और मैं अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में और लेक्चर्स में ज़िक्र करती हूँ कि छोटे बच्चों को शहद देना जो है वो थोड़ा रिस्की होता है, तो उसको अवॉइड करें। इसी हवाले से आज बात करेंगे हम कि छोटे बच्चों को जब हम शहद खिलाते हैं, हनी का इस्तेमाल करवाते हैं, तो वो किस एज तक करवाना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, सो दैट ये वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है और इस बारे में बात करेंगे। और किस उम्र में जो है वो अगर हम शहद खिलाते हैं तो वो नुकसानदेह हो सकता है। ईदर कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है लेकिन ये फ़ैटल भी हो सकती है। कुड यू बिलीव कि शहद जैसी चीज़ ख़तरनाक भी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। और आज हम बात करेंगे इसी हवाले से, जो एक डिज़ीज़ है जिसके हवाले से बात करूँगी। बोtulism कहा जाता है इसको। ये बहुत ही रेयर और फैटल किस्म की इलनेस है और न्यूरोपैरेल्टिक डिज़ीज़ है, यानी इसमें न सिर्फ नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है और उसके साथ ही साथ ये नर्वस सिस्टम जो है जब मुतासिर होता है तो तमाम पैरालिटिक कंडीशन पैदा हो जाती है और पेशेंट जो है वो डेथली कंडीशन में जाता है। बोtulism जो है वो बोटुलिनम टॉक्सिन की वजह से होता है और ये टॉक्सिन कैसे पैदा होता है ये आपको बताते हैं। ये टॉक्सिन जो है एक बैक्टीरिया से पैदा होता है। बैक्टीरिया जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम कहलाता है। बोtulism की जो बीमारी है वो 18वीं सदी में इंट्रोड्यूस्ड हुई और ये प्रोटीन न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि पैदा हो जाते हैं। शहद से इसका क्या ताल्लुक़ है और किस तरह से है इसका भी ज़िक्र करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताती चलूँ कि जैसे ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, बोटुलिनम जो टॉक्सिन पैदा होता बैक्टीरिया की वजह से, और बैक्टीरिया जब अपने स्पोर्स जो हैं वो उनकी पैदाइश हो जाती है, उनकी कॉलोनी बन जाती है, वो मल्टीप्लाई करते हैं और उनसे जो टॉक्सिन पैदा होता है वो बोटुलिनम होता है और उसकी वजह से बोtulism कॉज होता है। तो होता क्या है कि जब भी ये चीज़ होती है, जब ये बैक्टीरिया कॉलोनी बनाते हैं और स्पोर्स इनके ग्रोथ करते हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है कि मसला संगीन होता जाता है। स्टार्टिंग वीकनेस से होती है, कमज़ोरी इंतहाई दर्जे की महसूस होती है, आँखों में धुंधलाहट आने लगती है, बोलने में मुश्किलात होने लगती हैं, थकावट का बहुत सा एहसास होता है और वीकनेस हो जाती है। स्पेशली वीकनेस जो है वो बाजुओं में महसूस होती है, चेस्ट मसल्स में होती है और टांगों में ये बहुत महसूस होती है। और उसके साथ ही साथ बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशन बनती हैं वो रेस्पिरेशन की होती हैं। एट दी एंड यानी इवेंचुअली होता क्या है कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाती है, यानी ब्रीदिंग नहीं कर पाता पेशेंट, सांस लेना मुश्किल हो जाता है उसका। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये बीमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है। इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं और रिगार्डिंगली टाइप हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। टाइप के हवाले से आपको बताती चलूँ कि फूड बोर्न बोtulism होता है, फिर इसके साथ ही साथ इन्फेंट होता है बोtulism, वोंड बोtulism है, लेट्रोजेनिक बोtulism है, एडल्ट इंटेस्टिनल टॉक्सीमिया बोtulism है। तो ये वो हैं कि जिसमें आपको मैं वन बाय वन बताती हूँ। बात का आगाज़ जहाँ से मैंने किया
वो इससे रिलेटेड है जो फूड बोर्न बोचुलिज्म है, जिसका खुराक से ताल्लुक़ है, जो कि कैंड फूड से हो सकता है। आप प्रिजर्व्ड जो फूड इस्तेमाल करते हैं उसमें भी इसके होने के चांसेस होते हैं, जैसा कि टमाटर अगर कैंड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पोटैटोज़ जो किसी एल्युमिनियम फॉयल में मौजूद हैं, इसी तरह ऑयल्स जो किसी हर्ब्स में हैं इन्फ्यूज़ हुए हुए, ठीक है, ऐसी हर्ब्स जो ऑयल इन्फ्यूज़्ड हों, कैरेट जूसेस हैं। इसी तरह से आपको ये बताती चलूँ कि कैंड चीज़ जो होता है ये भी इस चीज़ में आ जाता है। और शहद के हवाले से बात करती हूँ कि शहद में समटाइम ऐसा होता है कि इसका कोई ना कोई स्पोर बाकी रह जाता है बैक्टीरिया का, और ये शामिल हो जाता है ड्यू टू अनहाइजेनिक कंडीशन, ड्यू टू एयरबोर्न प्रॉब्लम्स। ये चीज़ जो है इसमें शामिल हो जाती है किसी न किसी तरह से। और वो शहद जब आप किसी शीरख्वार बच्चे को खिलाते हैं, या ये कि वो नेचुरली प्रिजर्व्ड हो, उसको रिफाइंड नहीं किया गया हो, तो भी ऐसे चांसेस हो सकते हैं इस किस्म की कोई भी खुराक अफेक्टेड हो सकती है। कंटेमिनेशन से भी ऐसा हो जाता है कि खुराक अगर साफ़ सुथरी नहीं है तो भी इसके स्पोर्स शामिल हो जाते हैं, फिर वो ग्रोथ करते हैं और टॉक्सिन पैदा होता है, और वही टॉक्सिन इस तकलीफ़ का बायस बनता है। और फिर ऐसा शहद अगर आप किसी बच्चे को खिला देते हैं, क्योंकि शहद में ये लीनम टॉक्सिन जो है वो पैदा होता है, और ये प्रोटीन न्यूरो टॉक्सिन्स होते हैं। ये आपको बताती चलूँ कि ये जब पैदा होता है तो आपने अगर बच्चे को खिला दिया है तो ये फिर तकलीफ़ देह हो सकता है और रिस्की हो सकता है, डेथली हो सकता है। इसीलिए जब हमसे बात की जाती है या डॉक्टर्स से पूछा जाता है तो हम एडवाइस करते हैं कि 12 माह से कम जो बच्चे होते हैं उनको ना ही दें तो बेटर होता है। मोस्टली ये जो बीमारी है ये शीरख्वार बच्चों में ही देखी गई है, जो 1 माह से 6 माह के बच्चों में ये ज़्यादातर होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ ही साथ अगर अकॉर्डिंग टू रिसर्च बात की जाए तो ये 1 हफ़्ते के बच्चे में भी रिकॉर्ड की गई है। तो अगर किसी को शहद खिलाने के बाद यानी ये प्रॉब्लम हो जाता है तो ये 1 हफ़्ते से 1 साल तक ये प्रॉब्लम रह सकती है। और याद रखिए, इस चीज़ को नोटिस में लाइए कि अगर आपने 1 साल से कम उम्र के बच्चे को शहद खिलाया और उसके बाद 12 घंटे के बाद ये अलामात आ गई, या यूँ कह लीजिए कि 10 दिन के बाद ये अलामात आ गई, तो दैट इज़ वेरी रिस्की। आपको फ़ौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए, उसको मेडिकेशन करनी चाहिए ताकि कंडीशन जो है वो डेथली ना हो, बिकॉज़ ये डेथली हो सकती है और इसमें 15% मरने के चांसेस होते हैं। टाइप्स की बात हो रही थी, ये वो टाइप है जिसका बताना तफ़सील से ज़रूरी था, और यही वो टाइप है जिसके हवाले से आपको बताया कि शहद भी उसमें आ जाता है। और फिर इन्फेंट बोचुलिज्म जो है वो भी इस तरह से ही है, ठीक है। यानी बच्चों को किसी भी तरह से, यानी डस्ट के ज़रिए, अगर वो मिट्टी से खेलते हैं तो इस ज़रिए से ये स्पोर्स उसके किसी स्किन में चले जाएं, माउथ के ज़रिए जा सकते हैं, तो ये वजह बन जाते हैं फिर बोचुलिज्म की। इसी तरह वूंड जो है, ये भी वूंड बोचुलिज्म जो होता है, इससे भी चांसेस होते हैं इसके होने के। वो किस तरह से, इसकी टाइप ये है कि जब कोई इंजेक्शन या कोई ड्रग थ्रू वेन्स ली जाती है तो उस इंजेक्शन के ज़रिए होने के चांसेस होते हैं। अगर वो स्टरलाइज नहीं है तो हो सकता है ऐसा। फिर लेट्रोजेनिक बोचुलिज्म होता है, और ये जो है कॉस्मेटिक में आ जाता है, बोटेक्स ट्रीटमेंट में आ जाता है। तो अगर उस दौरान में ये प्रोटीन चूँकि इस्तेमाल हो रही होती है, ये भी शामिल होती है बोटॉक्स में, तो ये है कि फिर उसकी वजह से नर्वस सिस्टम चूँकि इन्वॉल्व होता है, सो सर में दर्द भी हो सकती है और मिग्रेन भी हो सकता है। इसके बाद आ जाता है एडल्ट इंटेस्टिनल टॉक्सिमिया बोचुलिज्म। ये बड़ों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसमें आंतड़ियाँ मुतासर होती हैं, यानी आंतें मुतासर हो जाती हैं और बोचुलिज्म हो जाता है, और तमाम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो तबाह होके रह जाता है। ज़्यादातर जो कॉमन सिम्टम्स सामने आती है वो मसल्स का वीक होना है, वीकनेस होती है, और पैरालिटिक कंडीशन हो जाती है, यानी फालजी सी कैफियत हो जाती है। और फिर इस दौरान में जो सिम्टम्स सामने आती हैं
वो डेफ़िनेटली फालिज से मिलती-जुलती सी होती हैं, जैसे ड्रूपिंग हो जाती है आईलिड्स की। अगर बच्चे हैं तो तब भी आप देखेंगे कि बच्चा अपनी आँखें नहीं खोल पा रहा होता, उसके पपोटे जो हैं कोशिश के बावजूद भी नहीं खुलते, और यही कंडीशन बड़ों के साथ भी होती है। या फिर आईलिड ड्रूप कर जाती हैं, और फिर क्या होता है कि बोलना भी मुश्किल होता है, निगलना भी मुश्किल होता है, पर्सन चल भी नहीं पाता सही तरह से, और इसके साथ ही साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशन लॉस कर जाते हैं। उसके माउथ में से ड्रूलिंग होने लगती है, यानी पानी बहने लगता है, और कोई भी लिक्विड वो मुंह में नहीं रख पाता, पैरालिटिक कंडीशन हो जाती है। इसके साथ ही साथ उसकी बच्चे को अगर आप नोट करें तो उसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, उसका हाजमा बिल्कुल ठीक नहीं होता, वो बहुत टायर्ड होता है, थका-थका सा, और बहुत ही लागर कमज़ोर तरीन होता जाता है। आप उसकी आवाज़ सुने तो बहुत ही हल्की सुनाई देती है। ये इस किस्म की कंडीशन हो जाती हैं, और ये बेबी की इंटेस्टाइन में अगर चले जाएँ तो ग्रो करते हैं, और मोस्टली जो टॉक्सिन्स हैं ये डस्ट में होते हैं, सॉइल में होते हैं, हनी में भी होते हैं, जैसा कि आपको बताया उसमें भी हो सकते हैं। जब कोई पर्सन इससे मुतासिर होता है तो जो मसल्स ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं उसमें फेस मसल्स हैं, आई मसल्स हैं, थ्रोट मसल्स हैं। जब ये मसल्स मुतासिर होते हैं, ये पट्टे कमज़ोर होते जाते हैं, तो फिर सांस तक बात जाती है, ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो भी मुतासिर होता है, और सांस लेना दुश्वार हो जाता है। जब सांस सही तरीके से नहीं आएगा तो ज़िंदगी जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होती, और फिर पेशेंट का मुंह सूखना शुरू हो जाता है, ड्राई माउथ होता है, उसकी स्पीच स्लर्ड हो जाती है, वो लड़खड़ा कर बोलता है, सही तौर पे बोल नहीं पाता, और नोज़िया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन होती है, यानी मतली भी होती है, वॉमिट भी हो सकती है। वीडियो बनाने का मकसद तो स्टार्टिंग में पूरा हो चुका है, लेकिन ये कि चूँकि हम बात कर रहे हैं बोtulism पे, और हमारी जो चैनल है हमारा वो हमारे बहुत सारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स भी देखते हैं, तो उन और बहुत सारे स्टूडेंट भी देखते हैं, तो उसके लिए ऐसा है कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन मज़ीद दी जा रही है, और उसको आप सुने गौर से तो यकीनन आप समझ सकेंगे कि ये तकलीफ़ आम सी तकलीफ़ होती है और कितनी वो ख़तरनाक हो सकती है। अब वो कंडीशंस के जिसमें बैक्टीरिया अटैक करता है, वो जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी ये वहाँ अटैक कर सकता है, लो एसिडिटी होगी, शुगर और सॉल्ट अगर लो होगा जहाँ पर, इसी तरह कुकिंग का टेम्परेचर अगर टू लो है तो वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, यानी खाने पकाने का। और याद रखिए कि खाना जो है वो प्रॉपर पका हुआ हो तो इस बैक्टीरिया से बचा जा सकता है। इसी तरह सर्टेन अमाउंट ऑफ जो वाटर है उसमें भी ऐसा होता है, और फिर समटाइम ऐसा होता है स्टोरेज किया होता है आपने जिस टेम्परेचर पे, टू वार्म जो होता है, यानी किसी बहुत ही ज़्यादा गर्म करके तो उसको आपने स्टोर कर लिया तो भी जो है उसके होने के चांसेस होते हैं। कौन से ऐसे टेस्ट हैं कि हमें पता चल जाए कि बोtulism हो सकता है? ब्रेन स्कैन करवाना पड़ता है, क्योंकि आपको बताया कि ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है प्रॉब्लम। फिर स्पाइनल फ्लूइड का एग्ज़ाम कराया जाता है, और नर्व एंड मसल फंक्शन टेस्ट होता है। इसमें पता चल जाता है पट्टे और नर्व्स जो हैं वो किस हद तक मुतासिर हैं, और इसके ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली एंटी टॉक्सिन्स दी जाती हैं जो टॉक्सिसिटी को कम करती हैं। हमारी होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही अच्छी अद्वियात मौजूद हैं, और अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। उसमें जो मेडिसिन है उनके हवाले से आपको स्लाइड सा बताती चलूँ। एपिस बहुत अच्छा काम करती है, आर्सेनिक एल्बम है हमारी मेडिसिन, ब्राइनिया है, कार्बोवेज है, फिर यूफ्रीजिया बहुत अच्छा काम करती है, सिलिका हमारी मेडिसिन, और ट्रीफोलियम बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम हम इस्तेमाल करवाते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अपने तजर्बे के मुताबिक आपको बताती चलूँ, ब्लड में कहीं भी टॉक्सिसिटी आ जाए तो पायरोजिनम को कभी ना भूलें। पायरोजिनम का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, एकिनेशिया का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, और सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।